Good morning, students. How are you all of you today? I hope all of you will be very happy today. जैसे मैंने My name is रवि कुमार राय, आप सभी को पता है. I am the teacher of English and I have 7 years experience in teaching field. मुझे 7 years का एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में. तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था कि कोई भी टॉपिक यदि आप पढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह होता है उसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. तो आज मैं जो डिस्कस मैं करूँगा आपको जो ग्रामर जो सेगमेंट, उस ग्रामर सेगमेंट के एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम टाइम और टेंस. ये टाइम और टेंस के बिना ग्रामर चलता ही नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं. मेरा भी ऐसा मानना है. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में भी इसका यूज़ होता है और साथ ही साथ में कॉम्पिटिटिव में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और वे बच्चे जो क्लास 12th की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण का काम करता है. इसलिए ये टॉपिक सारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है. और इस टॉपिक को जब मैं पढ़ाऊँगा तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे क्लास 12th के उन्हीं को समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं उन सारी चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा कि जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उन सारे बच्चों को भी ये सेगमेंट समझ में आएगा. और साथ ही साथ में जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन सारे बच्चों को भी ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा. और साथ ही साथ में जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उन सारे बच्चों के लिए है, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से उन सबको समझ में आएगा. कोई भी चीज़ इसमें आपका छूटेगा नहीं. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को सुन पा रहे हैं. अगर आवाज़ वगैरह में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा. आई थिंक साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ओके, थैंक यू. तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं. लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि लाइक और सब्सक्राइब आपको करना है. ये लाइक और सब्सक्राइब करना आपको भूलना नहीं है, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब जब आप लोग करेंगे ना तो वही एक शिक्षक के लिए ऑक्सीजन का काम करता है. और मेरा ऐसा मानना है कि मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करेगा. और भी जितने भी शिक्षक हैं लाइक और शेयर ही जो होता है उनकी ऑक्सीजन का वो काम होता है. इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर एक बच्चा जो इंग्लिश से बिल्कुल परेशान है वह इंग्लिश आसानी तरीके से सीख सके. तो आइए इस समय को विलम्ब न करते हुए इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं. देखिए बड़ा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है. यहाँ आप देख पा रहे हैं एक सेकेंड मैं ज़रा पेन ले लूँ. यहाँ आप देख पा रहे हैं ये दरअसल एक सेकेंड थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी. इसको हम लोग शुरू करते हैं. एक सेकेंड. हाँ, चलिए शुरू करते हैं. टाइम एंड टेंस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट आप देख पा रहे हैं. टाइम और टेंस, एक एक चीज़ को हम लोग अब समझेंगे. देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं दो इम्पोर्टेंट वर्ड लिखे हुए. जो पहला जो वर्ड है वो क्या है, आपका टाइम है. और जो सेकंड वर्ड है वह दरअसल क्या है, वह आपका टेंस. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि इन दोनों का मतलब हमें समझ में आना चाहिए. जैसे अगर मान लीजिए टाइम की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज़ें हमें समझ में आना चाहिए कि टाइम का एक्चुअल में मतलब क्या होता है. अगर हम टेंस की बातें करते हैं
तो टेंस भी हमें अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि टाइम एंड टेंस दोनों एक ही चीज़ है या दोनों में डिफरेंस है। तो आज के क्लास में ये मैं पूरी तरीके से डिस्कस कर दूंगा कि टाइम का क्या मतलब होता है और टेंस का क्या मतलब होता है। दोनों वास्तव में एक ही चीज़ है कि दोनों एक दूसरे से अलग है। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कि टाइम का मतलब क्या होता है। देखिए, टाइम दरअसल कहता है कि टाइम इज ऑलवेज कंसर्न with the meaning of a sentence, with the meaning of a sentence। इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि टाइम का मतलब क्या होता है। टाइम इज ऑलवेज कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये टाइम कहता है कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ ताकि किसी सेंटेंस के मीनिंग को मैं बता सकूं, इसीलिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने लिखा कि किसी सेंटेंस का जो मीनिंग होता है उस मीनिंग को टाइम बताता है। तो दरअसल आप मुझे बता दीजिए कि उस मीनिंग को टाइम कैसे बताता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल लिखा और उस एग्जाम्पल से आपका क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे टाइम किसी सेंटेंस के मीनिंग को बताता है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। जैसे एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं, जैसे मैंने बड़ा प्यारा सा सेंटेंस लिखा कि द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। अब देखिए, प्यारा सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस के अंत में आप देख सकते हैं एक बड़ा प्यारा सा एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है जिसका नाम क्या है, टुमारो है। और आप सभी को पता है कि टुमारो का मतलब आने वाला कल होता है, मतलब ये समय को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पूरे सेंटेंस को अगर हम एनालिसिस करें मेरे बच्चों, तो इसका मतलब हुआ कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा। तो मतलब इसमें जो टुमारो है ये आपके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आने वाले समय के बारे में ये बता रहा। लेकिन अब मुझे बताइए, इस टुमारो को इस सेंटेंस से यदि हम हटा देते तो इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तब क्या रहता है, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स। आप जरा मुझे बताइए, अब इस सेंटेंस जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें समय के बारे में चर्चा नहीं की गई। द टेस्ट मैच स्टार्ट्स की यदि हम बातें करते हैं तो उसमें एक पार्टिकुलर समय होना चाहिए, लेकिन इसमें तो समय है ही नहीं, इसलिए ये सेंटेंस क्या होगा, आपका गलत होगा। तो समय कहता है कि मैं किसी सेंटेंस के मीनिंग को फुलफिल कर देता हूँ। अगर सेंटेंस के एंड में मुझे आप लगा दीजिएगा तो उस सेंटेंस की जो मीनिंग है उसको मैं फुलफिल कर लूँगा, इसलिए मेरा नाम क्या हुआ, समय हुआ, टाइम हुआ। तो देखिए, अगर टुमारो की अगर आप बात करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये दरअसल टाइम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये कैसे टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये दरअसल आपके फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। कैसा टाइम होगा, तो ये दरअसल आपका फ्यूचर टाइम होगा और ये फ्यूचर टाइम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर टेंस की अगर आप बात करते हैं, जिसमें सेंटेंस आपका लिखा हुआ था कि द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो सेंटेंस है वह सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब है क्योंकि इसमें V5 का प्रयोग किया गया है। तो ये पूरा जो सेंटेंस है मेरे बच्चों, ये दरअसल सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। और टाइम की अगर हम बात करें तो ये आपका फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ
कि टाइम की अगर आप बात करते हैं तो टाइम दरअसल किसी सेंटेंस की जो मीनिंग है उस मीनिंग को ये फुलफिल करता है। अगला जो सेगमेंट है इसका नाम क्या है, ये दरअसल आपका टेंस है। अब आप समझ पा रहे हैं कि टेंस क्या है। तो अगर आप टेंस की अगर बात करते हैं तो टेंस दरअसल ये है, ये कहता है कि टेंस इज ऑलवेज कंसर्न with the form of the verb, with the form of the verb। अब इसको आप दरअसल समझने की कोशिश करें। अगर आप टेंस की अगर आप बात करते हैं तो टेंस का मतलब है कि ये फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को बताता है। वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में ये क्या करता है, बताता है। और आप सभी को पता है कि वर्ब का जो फॉर्म है इसी फॉर्म को देखकर आप टेंस के बारे में पता लगा सकते हैं कि हमारा जो टेंस है वह टेंस कैसा है, वह हमारा प्रेजेंट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या कौन सा टेंस। तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ कि जब तक आप वर्ब नहीं समझोगे तब तक टेंस के ऊपर आपका कमांड नहीं बन सकता है। इसलिए एक बात आप हमेशा याद रखें कि अगर आप टेंस की बात करते हैं तो टेंस इज ऑलवेज कंसर्न विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब के फॉर्म को क्या करता है, बताता है। जैसे इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान देंगे, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और अभी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। वन बाय वन चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं। तो इसको मैं अभी यहाँ से रिप्लेस कर दिया। मैं पेन ले लेता हूँ, आप ज़रा देख लीजिए। आइए, तो देखिए टेंस में अभी हमने क्या कहा कि टेंस बेसिकली क्या करता है, टेंस रिप्रेजेंट्स द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। मतलब ये वर्ब के फॉर्म को क्या करता है, आपको बताता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ हमने लिखा V1 और यहाँ हमने क्या लिखा V2, V3 और यहाँ हमने लिखा V4 और फिर फाइनली जो है वो आपका दरअसल आ गया V5। तो आप सभी को पता है कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, V1 है, V2 है, V3, V4 और फाइनली जो होता है वह दरअसल आपका V5 होता है। जैसे इस V1 को हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं, तो बेस फॉर्म कहते हैं। अब दरअसल देखिए, अगर मैंने यहाँ पर लिखा 8 तो 8 का मतलब आप सभी को पता है, 8 का मतलब होता है खाना। डिक्शनरी के जितने भी वर्ब होते हैं वे सारे वर्ब बेस फॉर्म में दिए गए रहते हैं। और बेस फॉर्म का मतलब हुआ कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर दिया गया है 8। इसी बात को अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। और V3 में क्या हो जाएगा, 18। अगर हम V4 की बात करते हैं तो ईटिंग है और V5 की बात अगर करें तो इट्स। एक और वर्ब लेते हैं जो दरअसल क्या है, कट। तो कट दरअसल क्या है, ये आपका बेस फॉर्म है। अगर हम V2 की बात करते हैं तो ये आपका कट होगा, ये कट होगा और ये दरअसल आपका कटिंग है और यहाँ पे ये दरअसल आपका कट्स हो जाएगा V5। मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के माध्यम से आप कैसे टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि टेंस जो होता है मेरे बच्चों, बहुत सारे लोग आपको पढ़ाएंगे कि टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस और आपको बताएंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन टेंस बेसिकली आपके 2 ही होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टेंस। अब आप कहेंगे कि सर कैसे, तो अभी मैं प्रूफ करूंगा। जैसे टेंस की अगर आप बात करेंगे तो आपके 2 ही टेंस हैं। एक जो होगा सिंपल प्रेजेंट और एक जो टेंस होगा
वह दरअसल सिंपल पास्ट होगा। फ्यूचर जो है टेंस आपका नहीं होता, इस बात को याद रखें। टेंस बेसिकली आपके दो ही होंगे, पहला जो टेंस होगा वह सिंपल प्रेजेंट होगा, और दूसरा जो टेंस होगा वह दरअसल आपका सिंपल पास्ट होगा। मैं अभी थोड़ी देर में इसको प्रूव भी कर दूंगा। जैसे आप देख लीजिए, अभी आपने क्या पढ़ा मेरे बच्चों, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पढ़ा कि क्रिया के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और फाइनली क्या है ये दरअसल आपके V5 है। तो इसमें एक एक फॉर्म्स को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे अगर हम V1 की बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि V1 क्या है। अगर हम V2 की बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि V2 क्या है। अगर हम V3, V4 एंड V5 की बात करते हैं तो हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक हम प्रूव कर ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि V1 क्या है तो आपको पता नहीं है कि V1 क्या है, फिर आप उसको कैसे रिप्लाई कर पाइएगा। इसलिए एक एक फॉर्म के बारे में जो है जानना जरूरी है। जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ करते हैं V1 की अगर हम बात करते हैं तो V1 दरअसल क्या है मेरे बच्चों, इसे हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। ये बातें दिमाग में रखें। दूसरा जो कंडीशन है इसका, यही V1 जो होता है हमेशा प्लूरल स्टेट में पाया जाता है। प्लूरल स्टेट का मतलब प्लूरल फॉर्म आप इसको कह सकते हैं। V1 हमेशा जो होता है वो प्लूरल होता है और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द क्या होता है, वर्ब होता है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। और इसका जो यूज किया जाता है मेरे बच्चों, दरअसल इसका यूज सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। किस में किया जाता है तो आपको बताना है कि सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज करते हैं। और एक बात आप समझ लीजिए, इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो सब्जेक्ट प्लस क्या है V1 और उसके बाद क्या आ जाता है, अदर वर्ड आ जाता है। और सिंपल प्रेजेंट का आइडेंटिफाई करने का तरीका एक और है। जहां आप V1 और V5 आप देख लीजिएगा तो आप ये 100% श्योर हो जाइएगा कि आपका दिया गया जो सेंटेंस है वह दरअसल आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका दिया गया है। जैसे अभी आप V1 देख रहे हैं तो इसमें मैंने आपको यूज के बारे में बताया कि इसका जो यूज होगा दरअसल सिंपल प्रेजेंट में ही करते हैं। किसी अन्य टेंस के साथ में हम V1 का यूज नहीं कर सकते। इस बात को आप हमेशा याद रखें। जैसे मैंने यहाँ एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल लिखा, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि दे गो टू शिमला। आप जरा ध्यान रखेंगे, दे की अगर हम बात करें तो ये क्या है हमारा, ये दरअसल हमारा सब्जेक्ट। और गो की अगर आप बात करते हैं तो ये दरअसल क्या है, ये हमारा V1 है। V1 का मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। और अभी हमने आपको बताया कि V1 जो होता है वह हमेशा क्या होता है, प्लूरल स्टेट में होता है। यहाँ पर देख पा रहे। तो एक चीज़ आप देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है ये दरअसल प्लूरल स्टेट में दिया गया है। तो जैसा आपका सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वह दरअसल आपका प्लूरल वर्ब होगा। जैसे यहाँ पर V1 क्या है, आपका प्लूरल वर्ब है और सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हमने V1 का प्रयोग किया। लेकिन इसका यूज जो होता है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। सेकंड की अगर आप बात करते हैं तो वह दरअसल क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका V2 है। V2 की अगर आप बात करते हैं मेरे बच्चों तो ये आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। क्या है ये दरअसल सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको हमेशा आप ध्यान में रखें। क्या है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब ध्यान में आपको ये रखना है कि V2 का यूज हम कहाँ करते हैं। इस दुनिया में एक सिंगल टेंस है जिस टेंस का नाम जो है सिंपल पास्ट।
तो सिंपल पास्ट में ही हम लोग V2 का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये बात याद रखिएगा, V2 दरअसल यूज कहाँ होगा, तो सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं, इस V2 का हम लोग यूज करते हैं। और ये जो V2 होता है, ना इधर ये सिंगुलर होता है और ना ही ये क्या होता है मेरे बच्चों, ये आपका प्लुरल होता है। ये याद रखना है प्रोसेस। V2 जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये क्रिया का सेकंड फॉर्म है। और यदि इसके यूज की यदि हम बातें करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। और आगे अगर हम बताएं तो नाइदर सिंगुलर नर प्लुरल होता है, ना तो हम इसमें ये सिंगुलर हो सकता है और ना ही ये प्लुरल हो सकता है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये सब्जेक्ट होता है V2 और क्या होता है अदर वर्ड, उसके बाद क्या होता है इफ या एनी। अब ध्यान में आपको रखना है मेरे बच्चों बड़े प्यार से कि स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या है अदर वर्ड। जैसे मैंने एक बड़ा प्यारा सा सेंटेंस लिखा, सीमा रोट अ लेटर। आप इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये सीमा जो है ये आपका सब्जेक्ट है, रोट जो है V2 है और ये क्या है मेरे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है। और अभी आपको हमने क्या बताया कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के माध्यम से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारा लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो कौन से फॉर्म में दिया गया है। तो ये जो सेंटेंस है ये दरअसल आपका सिंपल पास्ट में दिया गया है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, V2 का यूज किया गया है। और ऊपर वाली स्लाइड में मैंने बताया कि सिंपल पास्ट ही एक वैसा टेंस है जिसमें हम V2 का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्रिया के सेकंड फॉर्म का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे यदि हम बढ़ें तो इसको आप नोट डाउन करते चलें, मैं थोड़े से आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस क्लास को करने के बाद टाइम और टेंस को लेकर जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन था वो सारा कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए आपका दूर हो जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए इस वीडियो को आगे हम बढ़ाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है आपका ये। तो इसको हम आगे करते हैं, यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की हम बातें करते हैं। आपको हर चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएगी, इसमें आपको घबराने वाली कोई बातें नहीं है। वेट फॉर ए वाइल, थोड़ा समय आप रुक जाइए, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी। मैं ज़रा पेन ले लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, और यदि आप V3 की अगर बात करते हैं कि दरअसल V3 क्या है, तो इसको भी आप बड़े आराम से जो है समझ सकते हैं। V3 जो होता है ये दरअसल आपका क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्रिया का तीसरा फॉर्म होता है। ये दरअसल आपके फिनिश जो एक्शन है उसी फिनिश एक्शन को बताता है। V3 का मतलब एक्शन जब आपका कंप्लीट हो गया वो V3 आपका रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि आई हैव ईटेन एन एप्पल, तो जो खाने का जो एक्शन है वह एक्शन पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। और V3 कहता है कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ ताकि मैं क्या कर सकूं, किसी एक्शन को फिनिश मैं कर सकूं। तो V3 की अगर आप बात करते हैं तो इसको दरअसल आप समझिए, ये दरअसल आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द क्या है, ये वर्ब है। और अभी आपको मैंने बताया कि आपके फिनिश एक्शन को दिखाता है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर दरअसल आप मुझे बता दीजिए कि इसका यूज हम लोग किस टेंस में करते हैं। तो V3 का जो यूज होता है वह दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। और आप सभी को पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव
और प्लस V3 अदर वर्ड कहें या ऑब्जेक्ट इसी के अंतर्गत आते हैं। तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के साथ में हम जो यूज़ करेंगे वह V3 का यूज़ करेंगे। जैसे आप देख लीजिए, हमने यहाँ कहा कि ही हैज ईटेन एन एप्पल। तो आप दरअसल इसको आप अच्छी तरीके से समझिए, ये दरअसल आपका सब्जेक्ट है, ईटेन आपका V3 है और ये जो है आपका अदर वर्ड है। यहाँ पर ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो मेन वर्ब की सहायता करता है उसे दरअसल हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और अभी आपको हमने क्या बताया, आपको मैंने सिर्फ यही बताया कि अगर हम V3 की अगर बात करते हैं तो V3 का यूज़ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं और साथ ही साथ में एक और टेंस है पास्ट परफेक्ट है, उसके साथ भी हम क्या करेंगे, V3 का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया V3 और यहाँ क्या है मेरे बच्चों, अदर वर्ड है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये दरअसल पास्ट परफेक्ट का है। तो पास्ट परफेक्ट में भी हम लोग V3 का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ में अगर आप फ्यूचर परफेक्ट की अगर आप बात करते हैं तो उस फ्यूचर परफेक्ट में भी हम क्या करते हैं, V3 का यूज़ करते हैं। जैसे आप देख लीजिए सब्जेक्ट, आप प्लस क्या है मेरे बच्चों, शैल या विल, हैव है, फिर क्या है V3 और प्लस क्या होता है, अदर वर्ड होता है। ये तीन टेंस वैसे हैं जिसमें हम V3 का अक्सर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये बातें आप हमेशा याद रखें। आगे अगर हम बढ़ें तो अगली स्लाइड की अगर हम बात करें तो दरअसल ये V4 है। अगर हम V4 की बात करते हैं तो ये दरअसल फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्या है, इसको आप जरा समझे, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मतलब क्रिया का चौथा फॉर्म। इसी को बहुत सारे लोग ING फॉर्म भी कहते हैं, तो आप भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो ये दरअसल आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसका जो यूज होता है वह दरअसल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ में इसका हम लोग यूज करते हैं। इसी को बहुत सारे लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। और ये V4 जो है ये कहता है कि देखो भाई, ना तो मैं सिंगुलर हूँ, नाइदर सिंगुलर, और नहीं ये क्या होता है, ये दरअसल आपका प्लुरल होता है। आप जरा ध्यान रखेंगे, V4 जो है ना तो सिंगुलर होता है और ना ही ये प्लुरल होता है, इससे ये पूरी तरीके से आज़ाद होता है। अब इसकी अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बातें करें तो बड़े आराम से आप इसे समझ सकते हैं। सब्जेक्ट है और क्या है मेरे बच्चों, एम इज आर और प्लस MV4 ऑब्जेक्ट या आप अदर वर्ड लिख सकते हैं। तो सिर्फ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में यूज नहीं होता है, बल्कि इसका यूज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के साथ भी करते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप दरअसल देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसका यूज होता है। जैसे स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, वाज या वर, प्लस V4 और क्या होता है मेरे बच्चों, अदर वर्ड होता है। एक और है जिसका नाम क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो गया, शैल या विल हो गया, B प्लस क्या होता है V4 और क्या है ये अदर वर्ड, इसको ध्यान में रखेंगे। तो अगर हम V4 की अगर हम बात करते हैं तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम V4 का यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, V4 का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे हम इस स्लाइड को बढ़ाते हैं और उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आप सभी इससे
आज के इस क्लास में आपका पर्दा खुल जाएगा, आपका रहस्य खुल जाएगा कि वाकई में टाइम और टेंस दोनों एक अलग चीज़ है। और साथ ही साथ में टेंस जो होते हैं बेसिकली दो ही होते हैं, ये नहीं कि टेंस जो होते हैं तीन होते हैं। तो इसका जो सीक्रेट है, इसका जो रहस्य है, वो रहस्य ऑटोमेटिक आपका यहाँ से जो है खुलने वाला है। आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए ये जो सेगमेंट है इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद जो है आपके सारे टाइम और टेंस के जो है सेगमेंट और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और इसका बेनिफिट भी आप लोग ले रहे होंगे। चलिए आते हैं हम लोग, पेन चेंज कर दे थोड़ा। चलिए अगर हम V5 की अगर हम बात करते हैं कि V5 का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, किसके साथ हम लोग V5 का यूज़ करेंगे, तो अगर हम V5 की अगर हम बातें करें तो दरअसल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम क्या करते हैं, हम लोग V5 का यूज़ करते हैं। जैसे आप देख लीजिए V5 जो होता है वह दरअसल हमेशा आपका सिंगुलर होता है। यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे, यह दरअसल सिंगुलर होता है। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जब आप एस या येस को जोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। नाउन के केस में ऐसा नहीं होता है, नाउन के केस में वो प्लुरल हो जाता है। लेकिन अगर वर्ब की अगर आप बात कर दें तो जैसे ही उसमें आप एस या येस जोड़ेंगे तो दरअसल वो क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए अगर हमने लिखा गो और इसमें हमने ऐड कर दिया ईएस तो ये क्या बन गया, गोज। गोज दरअसल क्या है, ये आपका V5। और अभी आपको हमने बताया कि गोज जो होता है वो दरअसल क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसी प्रकार से यदि हम बातें करें तो आप यहाँ देख सकते हैं रन, और रन में अगर एस जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रन्स, और ये क्या है आपका V5। इस बात को आप याद रखें, ये सिंगुलर होता है। लेकिन अब सवाल दरअसल यह है कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है जिसमें हम V5 का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और आप सभी को मैंने बताया भी है कि प्रेजेंट टेंस में ही V1 और V5 का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे। जैसे यदि हम इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है दरअसल सब्जेक्ट है और क्या है, V5 है, ऑब्जेक्ट या इसी में अदर वर्ड, फिर फाइनली इफ या एनी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा ही वर्क्स इन अ कंपनी, ही वर्क्स इन अ कंपनी। तो आप दरअसल देखिए सब्जेक्ट क्या है, ये दरअसल आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर्क्स क्या है मेरे बच्चों, तो ये दरअसल आपका V5। V5 का मतलब है कि ये क्रिया का दरअसल आपका पांचवा रूप। तो हमने कहा कि जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार आप वर्ब का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो बच्चों इस बात को आप याद रखें कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे ही की अगर बात करते हैं तो दरअसल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए उसके साथ जिस वर्ब का यूज करेंगे वह दरअसल आपका सिंगुलर वर्ब होगा। इसलिए V5 जो है ये दरअसल सिंगुलर वर्ब है, और इसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, एस भी कहते हैं। तो ये याद रखना है। और इसका जो यूज होता है वह दरअसल सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। किसी अन्य टेंस के साथ में हम इसका यूज नहीं कर सकते। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस ही एक वैसा टेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, इस V5 का यूज़ करते हैं, इस V5 का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली अभी हमने वर्ब के पांचों फॉर्म के बारे में जान लिया कि वह दरअसल क्या 5 फॉर्म्स होते हैं। हमने आपसे क्या कहा था, आप ज़रा याद रखें। जैसे एक बार मैं फिर से स्लाइड को यहाँ ला रहा हूँ, V1 है, V2 है, V3 है, V4 और V5 है। इसमें हमने लिखा था इट,
और यहाँ हमने लिखा था 8, यहाँ लिखा 18, और यहाँ दरअसल लिखा था ईटिंग, और ये फाइनली आपका क्या था, इट्स था। सेकंड जो वर्ब था मेरे बच्चों, कट था। कट होता है, फिर इसका V3 कट, और ये दरअसल आपका कटिंग है, और फिर फाइनली क्या है, ये कट्स। तो हमेशा याद रखें मैंने आपसे क्या कहा, जो टेंस होता है वह दरअसल दो ही होता है, एक सिंपल प्रेजेंट और सेकंड जो होता है उसे दरअसल हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, सिंपल पास्ट कहते हैं। और अभी मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया कि कैसे सिंपल प्रेजेंट होगा और कैसे हमारा जो टेंस होगा सिंपल पास्ट होगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर V1 की बात अगर आप करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा हुई थी कि V1 का जो यूज होता है वह दरअसल सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। किसी अन्य टेंस के साथ में हम V1 का यूज कदापि नहीं कर सकते। तो जैसे आप देख लीजिए V1 यूज हुआ किस में, तो आप कहेंगे कि सर सिंपल प्रेजेंट में हमने किसका यूज किया, तो इस V1 का यूज किया। अगर V2 की बात करते हैं तो ये दरअसल इसका जो यूज होता है सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और आगे देखिए अगर V3 की बात करते हैं तो इसका जो यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और यदि V4 की अगर बात करें, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर V4 की अगर आप बातें करते हैं कि V4 का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, तो V4 का जो यूज होता है दरअसल वो भी प्रेजेंट में ही, सिंपल प्रेजेंट में ही वो आता है। V4 दरअसल सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा। और V5 की अगर आप बात करते हैं तो वह दरअसल आपका क्या होता है, ये सिंपल प्रेजेंट में ही हम इसका यूज करते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखें। तो ऊपर की स्लाइड से आपको पता चला कि V1 का जो यूज होता है सिंपल प्रेजेंट में, और V5 का जो यूज होगा वह दरअसल आपका सिंपल पास्ट में होगा। V5 सिंपल प्रेजेंट में, V2 सिंपल पास्ट में, और V3 जो होता है ये कहीं ना कहीं पास्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, और V4 सिंपल प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस आधार पर मैंने आपको क्या प्रूफ किया, और अभी आपको ऊपर मैंने क्या बताया था कि जो टेंस होते हैं बेसिकली आपके दो ही टेंस होते हैं। मैंने बताया था एक जो है सिंपल प्रेजेंट है और दूसरा क्या है, सिंपल पास्ट। इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में फ्यूचर टेंस नहीं होता है। तो यहाँ मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि टेंस जो है बेसिकली दो है। एक जो है वो आपका दरअसल सिंपल प्रेजेंट है, और दूसरा क्या है आज के बाद से आपको बोलना है, वह दरअसल क्या है, सिंपल पास्ट। इसको आप हमेशा ध्यान में रखें। यही दो टेंस आपके होते हैं, तीसरा टेंस आपका नहीं होता। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कहते हैं कि टेंस जो है तीन होते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस नहीं होता है ना। तो दो टेंस होते हैं आपके। फर्स्ट क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, और सेकंड क्या होगा, वह दरअसल आपका सिंपल पास्ट होगा। तीसरा आपका कोई टेंस नहीं होता है। इसलिए इसको मैंने प्रूफ कर दिया। और बेसिकली आज टाइम और टेंस को पढ़ाने का मतलब ये था कि हमें ये बताना था मुझे कि टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज़ है, कि दोनों में जो है डिफरेंस है। तो अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रूफ कर दिया कि दोनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग है या अलग नहीं है। एक फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को बताता है और एक क्या करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस आधार पर आपने क्या देखा कि बोथ आर डिफरेंट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, डिफरेंट है। नहीं, इसको मैंने प्रूफ मुझे ये करना था कि एक्चुअल में टेंस जो है आपके दो ही होते हैं। एक जो टेंस होता है वो सिंपल पास्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैंने इतनी सारी स्टोरी आपको मैंने बताई।
अब आप डिसाइड करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ कि आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंथी। ये वीडियो आपका बहुत लंबा बन गया है, लेकिन फिर भी आप लोग इसे अच्छी तरीके से आप लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।